गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं शिवराम प्रजापत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI टेक्नीशियन में। और आज हम पेपर सॉल्यूशन का पार्ट 1 करने जा रहे हैं, जिसमें हम JVVNL का 23/8/2018 वाला पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, वेरिएबल कैपेसिटर में इस्तेमाल होने वाला डाइलेक्ट्रिक पदार्थ आमतौर पर होता है। तो वेरिएबल मतलब जिसमें मान चेंज हो सकता है, वैसे कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक यानी अचालक पदार्थ कौन सा यूज में लिया जाता है? तो उसमें हमारा हवा यूज लिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, वेरिएबल वाले में। अब आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि हमारे जो कार्य के आधार पर कैपेसिटर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो स्थिर मान का होता है, एक समायोजनीय होता है, एक परिवर्तनीय होता है। स्थिर मान वाला तो फिक्स है, उसमें कोई मान में चेंज नहीं आता, वो इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक दोनों सर्किट में काम आता है। समायोजनीय होता है जो हल्का फुल्का एडजस्ट हो जाता है पेज के द्वारा, और वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में यूज आता है। और तीसरा परिवर्तनीय, जो वेरिएबल इसमें पूछा है परिवर्तनीय होता है, वो 0 से 100 तक यानी जिस मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में उसको वेरी कर सकते हैं, वो भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में काम आता है। तो 3 प्रकार का होता है कार्य के आधार पर, और जिसमें से तीसरा प्रकार इसने पूछा है वेरिएबल, उसका आंसर हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक। वही कौन सा होता है कि हवा प्रकार, हवा यूज में ली जाती है। प्रश्न संख्या 2, 250 वोल्ट पर मूल्यांकित 500 वाटेज और 200 वाटेज के दो बल्बों का प्रतिरोध अनुपात होगा। तो देखिए फ्रेंड, इसमें हमें देखना है कि पावर दे रखी है, एक वोल्टेज दे रखा है, और रेजिस्टेंस हमसे पूछा गया है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो हमारा R बराबर V² अपॉन P आता है। ठीक है, तो इससे R से हम इन दोनों की R निकाल लेंगे। पहले 500 वाले की निकालेंगे, फिर 200 वाले की निकालेंगे। दोनों का निकालने पर यदि जो कट बिट के जो लास्ट में बच रहा है वो आता है हमारा 2:5। ठीक है फ्रेंड्स, तो सॉल्यूशन तो आप कर लेना, V² कर लेना। 250 का गुणा करेंगे तो हमारे पास 25 625 होता है। तो 625 के आगे 2 जीरो और लग जाएगी। पी में फिर इनका 500 का पहले भाग दे देंगे, फिर 200 का भाग देंगे, फिर उनको लास्ट तक काटेंगे। तो लास्ट तक कटने पर वो 2:5 रह जाएगा। प्रश्न संख्या 3, किसी कंडक्टर में खालिस्तान की वजह से इलेक्ट्रिक करंट गुजरने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। ये देखिए, इलेक्ट्रिक करंट गुजरने पर क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न किसकी वजह से होती है? तो देखिए, रिएक्टेंस क्या होता है, पहले दे रखा है रिएक्टेंस, दूसरे में इम्पीडेंस, सी में दे रखा है कैपेसिटेंस, फोर्थ में दे रखा है रेजिस्टेंस, और ई में दे रखा है हमारा इंडक्टेंस। तो देखिए, ए में रिएक्टेंस होता क्या है कि कैपेसिटर और इंडक्टर के द्वारा बाधा उत्पन्न होती है AC सर्किट में, उसे रिएक्टेंस कहते हैं। तो ये तो होगा नहीं। इम्पीडेंस क्या होता है कि AC सर्किट में कुल प्रतिरोध क्या कहलाता है, इम्पीडेंस, तो ये भी नहीं होगा। और सी में होता है हमारा कैपेसिटेंस क्या होता है कि अचालक पदार्थ को बीच में रखकर, दो चालक प्लेटों के बीच में रखकर उसमें क्या है कि आवेश इकट्ठा किया जाए, वो कैपेसिटेंस कहलाता है। तो ये भी नहीं होगा। रेजिस्टेंस क्या होता है कि चालक का वैगुण जो क्या करता है, विद्युत धारा के प्रवाह में विरोध करता है। तो हमारा रेजिस्टेंस क्या करता है, ऊष्मा उत्पन्न करता है। इंडक्टेंस क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए, ई में जो रखा है कि AC के मान में हो रहे परिवर्तन का विरोध करता है। देखिए, इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस में हल्का सा ट्विस्ट है। रेजिस्टेंस होता है धारा में प्रवाह का विरोध करता है, और इंडक्टेंस उस धारा में क्या है कि मान में जो परिवर्तन आता है, कम होती है, कभी वो AC में चलती है ना, कभी ऊपर कभी नीचे, प्लस में माइनस में, तो उसका विरोध करता है। ये प्लस माइनस में जाती है, उसका मान कम ज़्यादा होता है, उसका विरोध करता है इंडक्टेंस। और जो प्रवाहित का ही विरोध करे वो रेजिस्टेंस कहलाता है। तो इसका आंसर जगह डी। प्रश्न संख्या 4, इनमें से कौन सा डिवाइस चुंबकीय फील्ड के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है? देखिए, ऊर्जा संग्रहित रजिस्टर तो करता नहीं है, तो ये तो होगा गलत। कैपेसिटर करता है, लेकिन कैपेसिटर क्या करता है, चुंबकीय फील्ड के रूप में नहीं करता, वो करता है दो चालक प्लेटों के बीच में एक अर्धचालक को रखकर। तो ये भी नहीं होगा। प्रश्न संख्या सी देखिए, इंडक्टर क्या होता है, इंडक्टर में कॉइल होती है, और कॉइल में क्या हमेशा फील्ड बनता ही है। तो ये हो सकता है बिल्कुल, तो इंडक्टर हो जाएगा इसका आंसर। और डी में दे रखा है ट्रांजिस्टर हमारा क्या करता है, 3 अर्धचालकों से बना होता है, मिलकर बना होता है, और एम्पलीफिकेशन, मॉडिफिकेशन और आर्सलेशन का ये वर्क करता है। तो ये तो कोई काम का ही नहीं है। रेक्टिफायर क्या करता है, AC को DC में चेंज करता है। तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 5, फ्यूज वायर का मूल्यांकन खालिस्तान के संदर्भ में किया जाता है। तो फ्यूज वायर को हम किस में नापते हैं, हमेशा एम्पियर में ही नापते हैं ना भाई, कितने एम्पियर का फ्यूज चाहिए, इतने एम्पियर का, ऐसे ऐसे।
और तो एम्पियर हो जाएगा। और ये क्या है, ए में देखा एम्पियर घंटा, तो ए एच में हमारा बैटरी को नापते हैं हम कितनी एच की बैटरी है। बी में दे रखा है एम्पियर वोल्ट, ये भी नहीं होता किसी का। और सी में दे रखा है KWH, तो किलोवाट आवर में हम उसको नापते हैं, खपत को, पावर की खपत को नापते हैं, तो यूनिट वगैरह ये हो जाती है। KVA में दे रखा है, ये कुछ नहीं होता। प्रश्न संख्या 6, किसी सर्किट में 33 ओम का रेजिस्टेंस 2 एम्पियर का करंट ले जा रहा है, तो पूरे रेजिस्टेंस में वोल्टेज, तो देखिए वो वोल्टेज का हमें ओम के नियम से निकालना पड़ेगा। V बराबर आई इंटू सॉरी V बराबर आई आर, हाँ आई इंटू आर। तो आई की वैल्यू 2 हो गई, आर की वैल्यू 33, तो 33 दूँ 66, तो आंसर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 7 से। तो देखिए प्रश्न संख्या 7, इसमें से कौन सा कथन एक सीरीज तथा समानांतर DC सर्किट दोनों के लिए सही है। देखिए ऐसा बताना है कि जो AC में मतलब DC के अंदर सीरीज और समानांतर दोनों में सेम होता हो। तो पहला दे रखा है कि एलिमेंट में अलग अलग करंट होगी, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि सीरीज में क्या होता है, बस समांतर में तो करंट अलग अलग होती है ये मानते हैं, लेकिन सीरीज में करंट का मान सेम रहता है, क्योंकि एक ही रास्ता होता है, एक ही पाथ होता है उसका, इसलिए उसमें करंट समान रहती है सभी में, तो ये गलत हो गया। बी में दे रखा है करंट संयोजक होती है, ये भी गलत, क्योंकि सीरीज में क्या होती है, करंट एक ही जा रहा है तो उसको जोड़ने की जरूरत नहीं है, जबकि समांतर में अलग अलग जाती है, सबको जोड़ेंगे तब वो इकट्ठी होगी, तो ये भी गलत है, करंट संयोजक नहीं होती है। वोल्टेज संयोजक होते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि समानांतर में सभी में वोल्टेज समान होते हैं, तो जो जुड़ेंगे तो ही नहीं, और सीरीज में जुड़ते हैं, तो ये भी गलत है। पावर संयोजक होती है, बिल्कुल सही, ये एकदम ओके होगा, सीरीज में भी पावर जुड़ती है और समानांतर में भी पावर जुड़ती है। तो प्रश्न संख्या 8, अगर 0.2 ओम प्रतिरोध के एक वायर कंडक्टर की लंबाई दोगुनी कर दी जाती है, तो इसका प्रतिरोध होता है। देखिए इस तरह के 2 क्वेश्चन होते हैं, इसने तो सिंपल बोल दिया कि कंडक्टर की लंबाई दोगुनी कर दी है तो उसका प्रतिरोध कितना हुआ। एक क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके बनाते हैं कि कंडक्टर की लंबाई को खींच कर दोगुना कर दिया गया है, बस एक शब्द जोड़ने से इसका आंसर में चेंज आ जाता है। अभी सिंपल वे में इसका आंसर बताते हैं हम कि एक वायर की लंबाई दोगुनी कर दी, तो इसका प्रतिरोध तो जस्ट डबल हो जाएगा, तो 0.2 था तो 0.4 हो जाएगा, डबल कर दिया। लेकिन यदि खींच कर होता तो फिर ये 10, ये फिर 4 गुना हो जाता है, ये 4 गुना होता और 4 दूनी 8, ये 0.8 हो जाता फिर इसका आंसर, अगर खींच कर। अब देखिए आप सोचेंगे कि खींच कर भी तो वही वायर रहेगा, भाई खींच वायर तो अलग से जुड़ेगा नहीं, खींचेंगे तब भी। देखिए अब मैं बताता हूँ आपको, आप वो प्रतिरोध वाले नियम पढ़े होंगे, तो उसमें 2 चीज़ें लिखी रहती है हमारे पास कि प्रतिरोध लंबाई के तो समानुपाती चलता है, और कटाक्ष क्षेत्र यानी मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती चलता है। तो लंबाई के समानुपाती, अभी इसमें लंबाई दोगुनी कर रहा है, तो लंबाई दोगुनी करने के लिए दूसरा वायर जोड़ा होगा उसने, तो वो लंबाई उसमें बढ़े, तो लंबाई के समानुपाती यानी दोगुनी लंबाई, तो दोगुना ही प्रतिरोध। अब कटाक्ष क्षेत्र या व्युत्क्रमानुपाती, तो कटाक्ष क्षेत्र तो इसमें वैसे के वैसे ही रह गया, भाई मोटाई कम थोड़ी की इसने। जबकि यदि हम उसी वायर को खींचें तो देखिए उसकी एक तो लेंथ बढ़ गई, डबल हो गई, तो लंबाई इसके तो 2 गुना हो गया, और एक मोटाई क्या होगी, उसकी आधी हो गई, तो कटाक्ष क्षेत्र के क्या चलता है, व्युत्क्रमानुपाती, तो व्युत्क्रमानुपाती हो गया, यानी वो पतला हो गया तो प्रतिरोध डबल हो गया, बढ़ गया ना भाई, तो इसलिए उसका हो जाएगा 8 गुना, 4 गुना, 0.8 हो जाएगा, मतलब अगर इसमें आंसर को ऐड करते हैं तो। प्रश्न संख्या 9, अगर एक कांच की छड़ और रेशम के कपड़े के टुकड़े को एक साथ रगड़ा जाता है, तो कांच की छड़ खालिस्तान के को रेशम के कपड़े में हस्तांतरित करता है। देखिए सिंपल वे में सीधी सी बात ये ध्यान रखनी है, जब कोई भी 2 चीज़ हो, चाहे अर्धचालक चालक कैसी भी चीज़ें हो इस पूरे ब्रह्मांड में, यदि 2 चीज़ों को रगड़ा जाएगा तो सिर्फ हस्तांतरित होगा हमारा इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में बैठे रहते हैं, किसी भी प्रकार की कोई गति नहीं करते हैं, पॉजिट्रॉन होता ही नहीं इसमें। तो अगर परमाणु की संरचना में देखें, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही तो होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो नाभिक में बैठे रहते हैं, वो कहीं जाने का काम नहीं है, वो बिल्कुल वहीं की वहीं रहते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में चक्कर देता रहता है, और यही जो हमारी विद्युत धारा बहती है इसका रीजन भी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, इलेक्ट्रॉन्स ही बहते हैं, इसलिए हस्तांतरित कौन होगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 10, एक ही विद्युतीय प्रतिरोध के लिए एक समान अनुप्रस्थ काट वाले एक कंडक्टर कॉपर कंडक्टर की तुलना में एक एल्यूमिनियम कंडक्टर का वजन होता है। देखिए अगर सेम मोटाई और सेम लंबाई के 2 वायर लें, जो एक हो हमारा कॉपर का और दूसरा हो एल्यूमिनियम का, तो उनमें वजन का अंतर होता है 50,
आधा होता है। यानी कॉपर का वायर यदि 100 किलो का है तो एल्यूमिनियम का 50 किलो का, यानी कॉपर उसका 50% वेटेज में रहता है। सेम बिल्कुल वैसा का वैसा मोटाई, वैसा वैसा लंबाई, लेंथ वाला लेंथ। तो ठीक है। प्रश्न संख्या 11, एक नारंगी नारंगी काला भूरा बैंगनी रंग का रेजिस्टेंस होगा। देखिए दोस्तों, कईयों ने बुक में पढ़ा होगा, सिर्फ चार जो हमारी सारणी होती है उसमें चार ही चीज़ बनी रहती है। पहला लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी और चौथी। तो तीसरी पहला और दूसरा तो हमारा ऐसे का नंबर लिख लेते हैं हम, जैसे एक आया तो एक और उसके आगे एक और, तो 11 बन गया। दूसरा होता है गुणक का, जो भी मान उसमें आता है उसको हम उस मान से क्या, उस वैल्यू से गुणा करते हैं। चौथी में आती है सहनशील पट्टी, जो हमारा तापमान सहनशीलता होता है भाई, 1% ऊपर नीचे या 2% ऊपर नीचे पे कोई दिक्कत नहीं है। इसमें दे रखी है हमारे पास 5। तो 5 वाली में मैं बताऊँ आपको, जो स्टार्टिंग के कलर है ना, 2 स्टार्टिंग, अगर 5 है तो लास्ट की 3 तो 3 छोड़ दो ऐसी चीज, लेकिन स्टार्टिंग की 2 कलर हैं उनको पहली पट्टी से यहाँ पे जोड़ लो। ठीक है। तो पहले नारंगी का नंबर आता है हमारा 3, तो नारंगी हमारा 3 नंबर पे आ गया। तो उसी पट्टी में दूसरा नारंगी है, तो 3 और 3 33 हो गए। फिर चौथा तीसरा कलर हमारे पास काला, काले का क्या होता है, 0 आता है, तो 0 लिखेंगे तो 330 हो गया। फिर आ गया भूरा, तो भूरा किस में आता है, गुणक में आता है, तो फिर गुणक में 10 दूसरे नंबर पे आता है तो 10 आएगा, तो गुणा 10 से करेंगे तो 3300 हो गया। फिर चौथा हमारा इसमें क्या, 5 वो दे रखा है हमें बैंगनी, तो बैंगनी सहनशीलता इसमें दे ही नहीं रखी। बैंगनी की सहनशीलता होती है कुछ भी नहीं, मतलब उसका खाली छोड़ रखा है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे 3300 ओम। लेकिन इसने किलो ओम में दे रखा है, तो 3300 में हम 1000 का भाग देंगे तब किलो ओम हो जाएगा। तो किलो ओम बनाने के लिए इसका 3.3 किलो ओम हो जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों, यदि 5 कलर आ जाएं तो पहले 2 कलरों को एक ही पट्टी से, पहली वाली पट्टी से ही हम उसमें लिख लेंगे ओम मान को। और यदि कलर आ जाए 6 तो भी यही सिस्टम रखना है। फिर उसमें क्या होता है, एक सहनशील सीमा के बाद में भी एक अलग से आएगी, जो उसमें आएगा ताप गुणांक वाला, तो वो आप ध्यान नहीं रखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर रजिस्टेंस पूछा जाएगा तो ऐसे ही करना है, 5 कलर हो या 6 कलर हो, तो 5 होंगे तो भी स्टार्टिंग के 2 कलरों को हम पहली लाइन से ही एडजस्ट कर लेंगे, और यदि 6 कलर हैं तो भी हम पहली लाइन से 2 बार करेंगे। छठा फिर उसमें अलग से जुड़ जाएगा ताप गुणांक वाला। प्रश्न संख्या 12, नीचे दिए गए चित्र इनमें से कौन से घटक का एक मान संकेतक है। तो ये देखिए दोस्तों, ये अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स का है, तो लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर है, ये हमारा है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। इसमें तो बताना कुछ है ही नहीं। आगे देखिए प्रश्न संख्या 13, एक बंद सर्किट में बैटरी के 2 टर्मिनलों के बीच विभव के अंतर को बैटरी का खालिस्तान कहा जाता है। देखिए सी बिल्कुल पूछ रहा है कि जो 2 टर्मिनल होते हैं बैटरी में, और एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल के बीच में जो अंतर पैदा हो रहा है, भाई इस पे 100 विभव है तो वहाँ जाकर वो 90 हो गया, तो यानी 10 का अंतर आया, टर्मिनल पे 10 का अंतर आया, तो उस अंतर को क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले ईएमएफ ए, तो ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ तो एक तरीके का बल है, तो वह बल जो विभव को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है तो क्या कहलाता है, विभव। तो ये तो गलत हो गया, ईएमएफ का कोई मतलब नहीं है। ईएमएफ इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। बी में दे रखा है टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, तो टर्मिनल वोल्टेज ही क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जो अंतर आता है विभव में, वो क्या कहलाता है, हमारा टर्मिनल वोल्टेज। तो आंसर हो जाएगा बी। सी में दे रखा है चार्ज। तो चार्ज एक तरीके का हमारा क्या होता है भाई, उसमें प्लस में या माइनस में चार्जिंग हो रही है वो चार्ज कहलाएगा, उसका भाई चार्जेबल है क्या है। डी में दे रखा है पावर। पावर क्या होती है, खपत होती है एक तरीके की, भाई कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। ई में दे रखा है कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस होता क्या है, प्रतिरोध का विलोम होता है कंडक्टेंस। चालकता होती है ना, चालकता, तो चालकता क्या होती है, जो धारा के मान में सुगमता प्रदान करे, भाई आराम से बहो आप, कोई दिक्कत ना है, तो वो कंडक्टेंस कहलाता। तो इसका आ जाएगा टर्मिनल वोल्टेज। प्रश्न संख्या 14, एक रियोस्टेट का इसमें से कौन सा पहलू पोटेंशियोमीटर से अलग है। मतलब एक रियोस्टेट का इसमें से कौन सा पहलू पोटेंशियल मीटर से अलग है, बाकी सेम पोटेंशियल से होना चाहिए लेकिन एक ऐसा पॉइंट है जो उससे अलग होगा। तो देखिए इसमें से कम वाटेज रेटिंग होगी, जबकि पोटेंशियल में वाटेज क्या होती है, खपत। देखिए रियोस्टेट में वाटेज खपत ज़्यादा हो जाएगी, पोटेंशियल मीटर में तो वाटेज कम खाएगा ना वो, अगर ज़्यादा खाने लग गया तो फिर आगे से सर्किट धारा ही नहीं पहुँचेगी, इसलिए रियोस्टेट ज़्यादा खाता है, तो इसमें से कम वाटेज होगी, ये गलत है।
इसमें भाई दोनों में, और इसमें से उच्च वाटेज होती है, बिल्कुल सही है भाई। रियोस्टेट में क्या होती है, उच्च वाटेज होती है, तो ये इसका आंसर ओके हो जाएगा। और तो सीधे रखा, इसमें से इसमें बड़ी संख्या में मोड होते हैं, ये भी गलत है। बड़ी संख्या में टैपिंग सुविधाएं होती हैं, गलत है। रियोस्टेट में तो होती है लेकिन वोल्ट मीटर में नहीं होती है टैपिंग सिस्टम, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इसमें उच्च वाटेज रेटिंग होती है। भाई दोनों में उच्च वाटेज होती है, रियोस्टेट, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें से उच्च वाटेज रेटिंग होती है। प्रश्न संख्या 15, किरचॉफ के करंट के नियम के अनुसार एक समूहित पैरामीटर सर्किट में किस नोड से निकलने वाले रेखीय निकलने वाले करंट का बीजगणितीय योग खालिस्तान के बराबर होता है। तो देखिए ये तो सिंपल, सबको याद होगा कि इसमें आने वाली धाराएं और जाने वाली धाराएं क्या होती है, एक दूसरे के बराबर होती हैं, तो उनका बीजगणितीय योग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा एक तरीके से। तो ये हमारा किरचॉफ का पहला नियम है, करंट नियम। सॉरी, आगे देखिए प्रश्न संख्या 16, खालिस्तान एक स्थिर विद्युतीय फील्ड के विरुद्ध एक इकाई चार्ज को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने पर किया जाने वाला कार्य होता है। देखिए एक स्थिर विद्युतीय फील्ड के विरुद्ध, उसके विरुद्ध एक इकाई चार्ज को दो बिंदुओं के बीच में स्थानांतरित करने वाला कार्य कहलाता है हमारा वाटेज। करंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह को उधर करंट कहते हैं। पावर क्या होती है, कार्य करने की दर को पावर कहते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, धारा में रुकावट पैदा करने वाले को धारा कहते हैं, वो रेजिस्टेंस कहते हैं। रिएक्टेंस क्या होता है, कैपेसिटर व इंडक्टेंस के द्वारा विरोध पैदा किया जाता है, तो उसको रिएक्टेंस कह देते हैं। ये तो पहले मैंने बता दिए चारों पाँचों। प्रश्न संख्या 17, इसमें से कौन सा डिवाइस एक वोल्टेज स्रोत के साथ सीरीज में दो रेजिस्टेंस वाला संयोजक बनाता है? तो इसमें आ जाएगा वोल्टेज डिवाइडर। वोल्टेज को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, दो रेजिस्टेंस अलग अलग दिशा में लेंगे तो सीरीज के साथ, तो वो उनका क्या हो जाएगा, वोल्टेज डिवाइडर हो जाएगा। भाई जैसे सीरीज में दो रजिस्टर लगाएंगे तो अलग अलग वोल्टेज को खा लेंगे ना, भाई ये तू ले ले, ये मैं ले लेता हूँ, तो वोल्टेज को अलग अलग कर देते हैं, वोल्टेज डिवाइडर हो जाते हैं वो। प्रश्न संख्या 18, कॉपर में एक परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो ये तो सबको ध्यान होना चाहिए, 29 होते हैं। भाई कॉपर का जो परमाणु होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है 29, 2 8 8 ऐसे जो बैठाते हैं उसको। आगे देखिए प्रश्न संख्या 19, इसमें से कौन सा घटक निश्चित डीसी को परिवर्तित डीसी में बदलता है? मतलब जो डीसी है ना, जो शुद्ध प्रकार की डीसी, उसको पल्सेटिंग प्रकार की डीसी में बदलने का काम किसका है? तो वो हमारा होता है चॉपर का काम। तो वो हमारा कार्य हो जाता है चॉपर का। अब देखिए चॉपर तो ठीक है, चलो हो गया चॉपर। बाकी क्या होता है कि रेक्टिफायर क्या काम करता है, ये सबको पता होना चाहिए, एसी को डीसी में चेंज करता है। साइक्लो कन्वर्टर क्या काम करता है, वो भी एसी को डीसी में, लेकिन फ्रीक्वेंसी को कम ज़्यादा कर कर वो चेंज करता है। और डी में देखा इन्वर्टर हमारा उल्टा काम करता है, डीसी को एसी में चेंज करता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, रेक्टिफायर करता है एसी को डीसी में चेंज, साइक्लो कन्वर्टर भी एसी को डीसी में चेंज करता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी से वो एडजस्ट करता है। वो इन्वर्टर डीसी को एसी में करता है, और चॉपर का क्या काम होता है, निश्चित जो शुद्ध प्रकार की डीसी हो उसको पल्सेटिंग प्रकार की डीसी में, यानी प्लस ही प्लस में चलेगा, उसका पल्स चलेगी तो सही, लेकिन प्लस 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 में, तो वो इस प्रकार में बदल देता है। प्रश्न संख्या 20, पावर इलेक्ट्रॉनिक शब्दावली में SCR का विस्तार क्या है? ये तो सबको ध्यान होगा, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, SCR। प्रश्न संख्या 21, एक SCR में PN जंक्शन होते हैं, ये ध्यान रखना दोस्तों। अगर किसी को कंफर्म कई बार भूलने की हो तो ध्यान रखना, SCR 3 शब्द हैं, तीनों का 3 PN जंक्शन। मेरा तरीका मैं बता रहा हूँ याद करने का, ये नहीं कि ये ऐसे सभी याद करने, इसको SCR को याद करने का है कि 3 इसमें शब्द आ रखे हैं तीनों में, तो यानी कि इसके जंक्शन कितने हो जाएंगे, 3 SCR। ठीक है दोस्तों, तो इसको याद करने का ये सिंपली तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। आगे देखिए प्रश्न संख्या 22, नीचे दिए गए आरेख निम्नलिखित में से किस घटक का मान प्रतीक है? देखिए ये किस प्रकार का है, ये मतलब जो डायग्राम ये पूछना चाह रहा है कि डायग्राम किसको शो कर रहा है, तो ये एन चैनल मोसफेट को शो कर रहा है, सॉरी
एन चैनल मोसफेट को ये शो कर रहा है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, डायग्राम देखना पड़ेगा। प्रश्न संख्या आप देखिए 23 से हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 23, एसी वितरण प्रणाली में सामान्य रूप में निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त नहीं किया जाता। देखिए मतलब ये पूछ रहा है कि एसी प्रणाली है, उसमें इनमें से कौन सी चीज़ हमारी यूज में नहीं आती। तो देखिए इसमें पहला ए 3 फेज 4 वायर, तो ये तो सही बात है, 3 फेज 4 वायर चलते ही हैं भाई। 3 फेज, तीनों तो फेज रहेंगे और एक उसमें न्यूट्रल का वायर हो जाएगा, तो 3 फेज हो गए और वायर की संख्या कितनी हो गई 4। अगला देखिए प्रश्न सॉरी बी में 3 फेज 3 वायर तो चलते हैं, बिल्कुल तीनों फेज एक साथ चल सकते हैं, न्यूट्रल मतलब उसके साथ, तो 3 फेज 3 वायर भी चलते हैं, क्योंकि 3 फेज जहाँ पावर सप्लाई हो तो न्यूट्रल का काम नहीं है, और जहाँ न्यूट्रल भी चाहिए वहाँ 3 फेज 4 वायर चलते हैं। पर सी में दे रखा है 1 फेज 3 वायर, तो ये भी चलता है, बिल्कुल सही है कि 1 फेज और 3 वायर भी चलते हैं। अब 3 वायर कैसे चलते हैं, एक तो फेज का हो जाएगा, एक न्यूट्रल का और एक अर्थिंग का, तो 3 फेज, एक तो फेज हो गया और 3 वायर हो गए। डी में देखा है 1 फेज और 4 वायर, तो ये सिस्टम हमारे यूज में नहीं आता है। ई में दे रखा है 2 फेज 3 वायर, तो हो गया कि 2 तो फेज ले लो और एक न्यूट्रल ले लो, ये बाकी सब ओके हैं, लेकिन ये डी वाला सिस्टम इसमें गलत है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 24, एसी सिस्टम में वह चालक जो कोर की अपेक्षा, मतलब कोर की अपेक्षा सतह पर अधिक करंट का संवहन करता है, किस नाम से जाना जाता है। ये सब जानते हैं, स्किन प्रभाव। स्किन प्रभाव में क्या होता है कि कोर की अपेक्षा सतह पर उसमें क्या है, अधिक करंट संवहन होता है, तो वो कौन से प्रभाव के कारण होता है, वो स्किन प्रभाव के कारण होता है। बाकी देखो इसमें जो बाकी दोष दे रखे हैं दोस्तों, वो भी आपको थोड़ा जानना जरूरी है। बी में दे रखा है हमको कोरोना। कोरोना सब जानते होंगे कि जैसे ही हाई टेंशन लाइन चलती है, वो जो बड़ी लाइन जिसको हम कहते हैं हाई टेंशन लाइन चलती है, तो कई बार आपने देखा होगा कि बरसात के दिनों में या थोड़ा सा जैसे धुंधलापन आता है, धुंध पड़ती है जब बादलों में कोहरा जमता है, तो उस समय उसमें बैंगनी कलर का एक प्रकाश निकलता है, वो हमारा कोरोना कहलाता है। तो और अगला देखिए पारगम्यता, तो ये तो सबको पता होगा कि परमेबिलिटी को पारगम्यता बोलते हैं। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और चुंबकन बल रेखाओं के अनुपात को क्या बोलते हैं, पारगम्यता। डी में दे रखा है संगीत विहीन दोस्त, ये गलत है, इसका कोई इसमें कोई यूज नहीं है। तो अगला दे रखा है ई में फेरांटी प्रभाव। तो फेरांटी प्रभाव क्या होता है, फेरांटी प्रभाव एक तरीके से क्या होता है कि दो धातुओं में, मतलब कि दो धातुओं में जब वो आप गर्म करते हैं ना, तो उनके जो पॉइंटों पर जो तापमान में अंतर आता है, वो फेरांटी प्रभाव से रिलेटेड है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 25, पेल्टियर प्रभाव किसका विलोम है। तो पेल्टियर प्रभाव हमारा सीवेक प्रभाव का अपोजिट है। अब सीवेक प्रभाव भी देखिए थोड़े थोड़ी एक दो प्रभाव क्या कॉमन से हैं, तो थोड़ा कन्फ्यूजन होगी, लेकिन आपको कुछ जो याद रखना है वो एक सीवेक प्रभाव जरूर याद रखना ढंग से, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है। सीवेक प्रभाव होता है कि दो असमान धातुओं को मिलाकर उनके जो जंक्शन है ना, जंक्शन बनाए जाए, और दोनों जंक्शनों पर जो ताप अंतर, मतलब दो जगह उनको जोड़ा जाए, और जो जोड़ने पर उनके जो जंक्शनों पर जो तापमान में अंतर आता है, वो सीबैक प्रभाव के कारण आता है। वो मतलब जंक्शन में तापमान में अंतर आएगा और उससे क्या होगी, विद्युत धारा की खपत होगी, तो वो सीबैक प्रभाव कहलाएगा। सीधी सी बात ध्यान रखनी है कि दो असमान, समान नहीं, दो अलग अलग धातुओं को अगर जोड़ा जाए और उनके जंक्शनों पर यदि ताप अंतर आता है, ताप अंतर की वजह से क्या होती है, विद्युत धारा खपत होती है, तो वो सीबैक प्रभाव हमारा कहलाता है। अगला दे रखा है थॉमसन, तो ये भी इससे रिलेटेड है कि एक परिपथ में कई सारे तापांतर आ जाएं, जगह तापांतर आ जाएं, तो उसमें क्या होता है कि वही उन युग्मों को जोड़ा जाए, उन युग्मों का जो ताप जब को जोड़ा जाए ईएमएफ को, तो टोटल परिपथ के कुल उसके बराबर आएगा, ईएमएफ के बराबर। यानी कहने मतलब ये है कि एक कोई परिपथ है जिसमें टुकड़ों में बार बार जगह जगह पे तापांतर आ रहा है, और उसमें उन तापांतरों पर अगर उनकी ईएमएफ को जोड़ा जाए, तो जो सर्किट में टोटल है उसके बराबर आना चाहिए। जैसा हमारा एक किरचॉफ का जो वोल्टेज नियम है, उसके वैसा का वैसा थॉमसन प्रभाव कहलाता है। एक होता है ये जूल का प्रभाव, इसमें अपने है नहीं, एंडरसन प्रभाव भी नहीं है। और अगला देखिए आप फैराडे का प्रभाव, तो ये तो सबको पता होगा फैराडे प्रभाव क्या होता है। फैराडे में तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत होता ही है कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को घुमाएं हम, तो उसके घूमने से उसकी बल रेखाओं का छेदन होता है, और छेदन होने की वजह से उस चालक में क्या हो जाती है, विद्युत धारा पैदा होती है। तो ये तो फैराडे का नियम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फैराडे का नियम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हमारी मोटरें, जनरेटर, अल्टरनेटर सब कुछ इसी पर निर्भर करता है, मतलब हमारी इलेक्ट्रिसिटी पैदा ही आज फैराडे के प्रभाव की वजह से हो रखी है। तो ये ध्यान रखना अच्छे से, इसको हम जनरेटर में अल्टरनेटर जब हमने कराया था वो और अच्छे से बताया था, तो आप उसको भी देख लेना, बाकी ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 26,
जो कि आज का आखिरी प्रश्न है। आगे का वीडियो हम नेक्स्ट आगे का प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। प्रश्न संख्या 26, एक इलेक्ट्रिक प्रेस में माइका किस लिए प्रयुक्त किया जाता है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो प्रेस होती है उसमें सनमाइका यूज आती है। अब सनमाइका यूज क्यों आती है? क्योंकि सनमाइका यूज आती है, सनमाइका का पहला काम है कि अचालक रहती है, वो एक तरीके की अचालक पदार्थ का होती है। दूसरी बात, उसको क्या है कि हीट को भी ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं होने देती है। तो माइका का बहुत यूज़ है कि मेन तो क्या है कि अचालक के लिए इसको यूज़ लेते हैं। अब कैसे यूज़ में लेते हैं? क्या होता है कि देखो, जो प्रेस होती है ना, उसमें माइका आती है हमारी, जो हमारा क्या बोलता है, हीटिंग एलिमेंट होता है। हीटिंग एलिमेंट के दोनों साइड में, दोनों तरफ क्या होती है, सनमाइका की प्लेट लगी रहती है, बीच में हमारा हीटिंग एलिमेंट रखा जाता है। जब हम ज़्यादा दिन प्रेस को यूज ले लेते हैं, प्रेस जैसे झटक के गिर गई, बार बार हल गई या कुछ हो गया, मतलब ज़्यादा दिक्कत है, का दिन ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर वो सनमाइका जल जाती है। और जलने की वजह से वो ऊपर जो हमारा हीटिंग एलिमेंट होता है, वो हमारी उसकी बॉडी के टच में आने लगता है, प्लेटों के, जो उसमें प्लेटें होती हैं ना, जैसे उसको हम एक तो सॉल्ट प्लेट बोलते हैं नीचे, तो उसके टच में हीटिंग एलिमेंट आता है, तो हमारे करंट लगने की संभावना रहती है। तो करंट कब लगता है? जब सनमाइका की प्लेट जल जाए या टूट जाए, साइड में हट जाए, तो वो क्या है कि हीटिंग एलिमेंट डायरेक्ट बॉडी के टच में आ जाता है। तो इसमें आंसर देखिए कि सनमाइका किस लिए प्रयुक्त की जाती है? एक इंसुलेटर के रूप में, बिल्कुल सही है, इंसुलेटर के रूप में ही यूज में आती है। पावर फैक्टर सुधारती, बिल्कुल गलत है, पावर फैक्टर नहीं सुधारती, ये तो बिल्कुल गलत। प्रेरण ताप, सी में दे रखा है, परावैद्युत तापमान के लिए गलत है। प्रेरण तापमान के लिए ये भी गलत है। इसका आंसर हो जाएगा एक इंसुलेटर के रूप में यूज में आती है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसमें और क्या हम सुधार कर सकते हैं सॉल्यूशन कराने में, वो हमें सजेशन दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।